नमस्कार दोस्तों, 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के द्वारा हमारे मिलिट्री कैंप को उड़ा दिया जाता है। उसके 10 दिन बाद 28 सितंबर 2016 को हमने मिलिट्री स्ट्राइक की, जैश ए मोहम्मद के अड्डों को उड़ाया और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा अटैक किया जाता है, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। उसके 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की और जैश ए मोहम्मद के आतंकवाद के ठिकानों को उड़ाया और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपको पता है कि पहलगाम के अंदर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है और 12 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक भारत ने कोई भी बड़ा रेस्पॉन्स नहीं दिखाया है। एक फोन कॉल अमेरिका से भी आया है, अमेरिका के फोन कॉल का भारत के ऊपर क्या असर पड़ा है, क्या भारत अपनी स्ट्राइक करेगा नहीं करेगा, मास्टर स्ट्रोक लगाएगा नहीं लगाएगा, या अमेरिका के दबाव में आ चुका है, इस बात को समझने का हम प्रयास करेंगे। साथ में हम यह भी समझेंगे कि भारत ने अब तक क्या किया है, इस वक्त भारत क्या कर रहा है और भारत को भविष्य में क्या करना चाहिए, इन बातों को भी समझने का प्रयास हम करेंगे। आप सभी को पता है कि 12 दिन गुजर चुके हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर का जो पहलगाम इलाका है, वहां पर ये जो द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकवादी ग्रुप है, इस आतंकवादी संगठन के द्वारा 26 लोगों की जान ले ली जाती है। भारत के 26 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनका धर्म पूंछ पर मारा जाता है, उनको कलमा पढ़वा कर मारा जाता है। 12 दिन गुजर चुके हैं, आज 2 मई हो चुकी है। तो हमने 10 दिन के अंदर अंदर उरी घटना के अंजाम को देखते हुए पाकिस्तान से बदला लिया, आतंकवादी ग्रुप को ठिकाने लगाया। हमने पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद हमने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई और हमने जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को उड़ा दिया बालाकोट में जाकर। लेकिन 12 दिन हो चुके हैं, 12वां होने से पहले पहले हम कोई ना कोई बड़ी स्ट्राइक करके पाकिस्तान को या आतंकवादी संगठनों को उसकी औकात याद दिलाते, लेकिन इस वक्त 12 दिन गुजर गए हैं, कोई भी बड़ा रेस्पॉन्स नहीं दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात यहां पर समझने की है कि ये जो ग्रुप है ना, इसको पीछे से पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा नाम के आतंकवादी ग्रुप है ना, ये बैक करते हैं। इन्होंने इसको खड़ा कर रखा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये तो डायरेक्ट आके यहां पर लड़ नहीं सकते हैं, तो लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन नाम के जो पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप हैं, उन्होंने इसको 2019 में खड़ा करवाया। तो ज्यादा पुराना ग्रुप नहीं है, इसने जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रखा है। 2019 में नया द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम से आतंकवादी ग्रुप जम्मू कश्मीर में पैदा होता है, जिसको पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा ने मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी ग्रुप ने खड़ा करवाया, पाकिस्तान की सरकार ने खड़ा करवाया। भारत को अनस्टेबल करने के लिए, जम्मू कश्मीर को अनस्टेबल करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी इसको पीछे से फंड करती है, बैक करती है। इसने 2020 में कुरियन एनकाउंटर किया, 2020 में हल्द्वारा एनकाउंटर किया, 2021 में बीजेपी काउंसिल की मीटिंग के ऊपर आतंकवादी हमला किया, 2022 में सोपियन आईडी अटैक किया, 2023 में अनंतनाग एनकाउंटर किया, 2024 में अभी थोड़े दिन पहले रईसी अटैक किया, जम्मू कश्मीर के रईसी जिले में बस के ऊपर अटैक किया इन्होंने, और अभी 2025 में पहलगाम में अटैक करके 26 भारत के नागरिकों को धर्म पूछ कर कलमा पढ़वा कर मार दिया गया। कोई कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म मुस्लिम होता है, ये पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। हमें इसको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। तो रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर भारत की आर्मी, भारत की सेना पूरी कार्रवाई कर रही है। 4-5 आतंकवादियों को पकड़ भी लिया है, मौत के घाट उतार भी दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान से जो इसके तार जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में जो आतंकवादी ग्रुप है बड़े बड़े मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा, उन्होंने इससे ये सब करवाया है। तो हमें उनको भी उनकी औकात याद दिलानी है। 12 दिन गुजर चुके हैं और अब तक हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हमें द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकवादी ग्रुप को जड़ से खत्म करना है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अब तक भारत ने क्या किया है, भारत इस वक्त क्या कर रहा है और भारत को भविष्य में क्या करना चाहिए, इस बात को मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे 22 तारीख को यह हमला होता है, भारत ने तुरंत इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल समझौतों को कैंसिल कर दिया। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता होता है, इंडस वाटर ट्रीटी होती है, और इसको भारत ने क्या कर दिया, 23 अप्रैल को सस्पेंड कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या था, मैं थोड़ा मोटा आइडिया बता देता हूं, वैसे इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। क्यों नहीं पड़ने वाला, मैं आपको बता देता हूं। नीचे की दो
तीन नदियां ना, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज तीनों नदियों का पूरे के पूरे पानी का यूज भारत कर सकता है। लेकिन ऊपर की जो तीन नदियां हैं कौन कौन सी, इंडस, झेलम और चेनाब, इंडस, झेलम और चेनाब जो ऊपर की तीन नदियां हैं इसका 30% पानी का यूज भारत कर सकता है। 70% पानी ऊपर की तीन नदियों का, इंडस, झेलम और चेनाब का, पाकिस्तान को देना पड़ेगा। तो हमने इस सिंधु जल समझौते को कैंसिल कर दिया है। अब इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि पंछी, नदियां, पवन के झोंके को सरहद इन्हें ना रोके। आप प्रकृति को रोक नहीं सकते हैं, बहती नदी को आप रोक नहीं सकते हैं। कितने दिन तक रोकोगे? अभी हमने बगलिहारी डैम को 3 दिन के लिए पाकिस्तान के पानी को बंद कर दिया था, डैम पूरा को पूरा भर गया, हमें पानी को खोलना पड़ा, पाकिस्तान में बाढ़ आ गई। हाँ, पाकिस्तान को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, पाकिस्तान को हम हजोड़े खिलवा सकते हैं कि 4-5 दिन रोक लिया पानी, फिर अचानक छोड़ दिया, बाढ़ आ गई, फिर 4-5 दिन रोक दिया, फिर अचानक छोड़ दिया, बाढ़ आ गई। इससे बांध टूटने का डर भी बना रह सकता है, तो पानी को रोका नहीं जा सकता है। और ज्यादातर जो बांध हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है वो हाइड्रो पावर प्लांट है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बिजली के उत्पादन के लिए हमने उनको बना रखा है, क्योंकि हाइट की बहुत ज्यादा होती है। सिंचाई के मकसद से या एग्रीकल्चर के मकसद से हमने ज्यादातर बांधों का निर्माण जम्मू कश्मीर एरिया में कर नहीं रखा है, वहां पर सिंचाई पर्पस से कुछ नहीं होता है। जो मीडिया दावा कर रहा है कि भाई बड़े पैमाने पर भारत अब 24 गांवों को या 24,000 हेक्टेयर जमीन को इन बांधों में जो पानी रुकेगा उसके माध्यम से सींचेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां पर सिंचाई के लिए हमने बांधों का निर्माण नहीं किया है। हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर हमने बना रखे हैं, बिजली उत्पादन के लिए हमने इनको कर रखा है। तो आप 4-5 दिन के लिए रोक सकते हो पानी, इससे ज्यादा रोक नहीं पाओगे, फिर आपको पानी छोड़ना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन इसका उतना बड़ा प्रभाव देखने को मिल नहीं सकता है। तो एक तो हमने वाटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर दी, उसके बाद में पाकिस्तान के जो 16 यूट्यूब चैनल थे उनको हमने भारत में क्या कर दिया, बैन कर दिया। ये 16 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान के हैं जो भारत में मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। तो हमने पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया। तो एक तो हमने वाटर स्ट्राइक की और एक हमने डिजिटल स्ट्राइक की। इसके रेस्पॉन्स में तुरंत, इसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। आपको पता है कि 1971 की लड़ाई के बाद जब बांग्लादेश को हमने आजाद करवा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो आए थे। इस शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया कि अब हम शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे। उस टाइम पे जो भी समझौते उन सबको कैंसिल कर दिया है। सुनने में तो यह भी आया कि पाकिस्तान का एक मिनिस्टर है, उसका नाम क्या है? उस मिनिस्टर का, यहां पर इस मिनिस्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा है, हनीफ अब्बासी। हनीफ अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 130 न्यूक्लियर मिसाइल भारत की तरफ मोड़ रखी है। पाकिस्तान के पास 130 न्यूक्लियर मिसाइल है, उनमें आपको गजनवी दिखाई देगी, शाहीन दिखाई देगी। तो 130 न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान ने भारत की तरफ मोड़ कर रख रखी है। अगर भारत ने कुछ भी किया तो हम 130 मिसाइल छोड़ देंगे जो कि परमाणु शक्ति से संपन्न है। मुझे यह नहीं समझ में आ रहा कि इस पागल आदमी को यह कौन समझाए कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन बना रखे हैं वो दिवाले के लिए थोड़ी बना रखे हैं, वो आपके ऊपर छोड़ने के लिए बना रखे हैं। अगर हम रिस्पॉन्स करने में आए ना, तुम्हारे पास जो मिसाइल है हमें पता है कि कैसी है, फुस बोल जाती है। हमारी मिसाइल टारगेटेड है, एडवांस टेक्नोलॉजी में है। हम जब न्यूक्लियर परमाणु से संपन्न मिसाइल छोड़ेंगे तुम्हारा क्या हाल होगा? तो पाकिस्तान से ऐसे, मतलब पाकिस्तान की इस वक्त पतलून गीली है, पाकिस्तान के पैर थर-थर कांप रहे हैं कि पता नहीं इस बार भारत क्या करने वाला है। पिछली बार उरी के टाइम पे, पुलवामा के टाइम पे छोटी सी घटना को अंजाम देके भारत रुक गया था, लेकिन इस बार भारत क्या करने वाला? तो पाकिस्तान यहां पर डरा हुआ है, थर-थर कांप रहा है, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है। तो उसका एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि 130 मिसाइल हमने भारत की तरफ मोड़ रखी है। भाई हमने जो परमाणु शक्ति के संपन्न बम बना रखे हैं वो किसके लिए बना रखे हैं? उनका हम क्या करेंगे? तुम्हारे ऊपर ही छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने बड़ी मीटिंग की है। पीएम मोदी ने, अभी आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह बैठे हैं, हमारे सीडीएस अनिल चौहान बैठे हैं, हमारे आर्मी चीफ बैठे हैं, हमारे नेवी चीफ बैठे हैं, हमारे एयरफोर्स के चीफ बैठे हैं और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल बैठे हैं। इस मीटिंग के अंदर यह फैसला लिया जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई है, हमारी तीनों सेनाओं को फ्री हैंड कर दिया गया, पूरी की पूरी आजादी है कि जगह तुम चुनोगे
वक्त तुम चुनोगे, क्या करना है तुम चुनोगे। हम आपको बिल्कुल फ्री हैंड करते हैं कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए हमें रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। अभी तक तो रेस्पॉन्स आया नहीं है, तो हमारी बड़ी कैबिनेट की मीटिंग तो नहीं कह सकते, हमारी बड़ी सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, इसके अंदर हमारी तीनों आर्मियों को फ्री हैंड कर दिया, पूरी की पूरी आजादी दे दी गई है। और इसके बाद में पाकिस्तान ने यह कहा कि भाई हमारे पास पूरे के पूरे सोर्स है कि आने वाले 36 घंटे के अंदर अंदर भारत कभी भी अटैक कर सकता है। मैं कह देता हूं कि 36 घंटे कब के गुजर चुके हैं। यह बात है 30 तारीख की, आज 2 तारीख हो गई है, तो 36 घंटे कब के गुजर गए हैं। पाकिस्तान ने इस मीटिंग के बाद यह कहा था कि भाई भारत कभी भी बड़े पैमाने पर 36 घंटे के अंदर अंदर किसी प्रकार की बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। 24 से 36 घंटों के अंदर अंदर भारत पाकिस्तान को कभी भी अटैक कर सकता है। यह टाइम वैसे गुजर चुका है, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, उसके बाद भारत ने भी उसके रेस्पॉन्स में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, यह भी आप सभी को पता है। गलती पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से इसके तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान इस पहलगाम में जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है, इससे उसके तार जुड़े हुए हैं, इसको पीछे से बैक करता है और पाकिस्तान इस बार हमारे ऊपर हावी हो रहा है। 8 दिन से लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, लगातार रात को गोलियां चला रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, हम भी उसका रेस्पॉन्स कर रहे हैं। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि सोर्स तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एयरफोर्स एक्सरसाइज की है। हमारा जो राजस्थान से टच में पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहां पर एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है उसको अंजाम दिया गया है और वहां पर F-16 एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, J-10 एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, JF-17 एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। तो अभी अभी ये भी सुनने में आया था कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है और राजस्थान का जो पाकिस्तान का टच में बॉर्डर है, वहां पर एयरफोर्स ने अपनी तीनों प्रकार की एक्सरसाइज कर ली है। और यह भी सुनने में आया कि पाकिस्तान ने वहां पर बड़े पैमाने पर आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है, रडार डिप्लॉय कर दिए हैं, गोला बारूद डिप्लॉय कर दिए हैं, डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है और बड़े पैमाने पर चाइना ने जो उसको हॉवित्जर आर्टिलरी या गन दी है उसको भी डिप्लॉय कर दिया। तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज पाकिस्तान कर रहा है, राजस्थान से टच में जो बॉर्डर है वहां पर वो आर्मी को डिप्लॉय कर रहा है, रडार डिप्लॉय कर रहा है, डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर रहा है, चाइना से जो उसने बड़े बड़े हथियार ले रखे हैं उनको डिप्लॉयमेंट करने का प्रयास कर रहा है। ये सब सुनने में आ रहा है, ये भी हमने सभी ने सुना भी। और अब हम बात करते हैं कि अमेरिका की। हम ये कयास लगाए बैठे थे, पूरे देश की जनता एक कयास लगाए बैठे थे कि भारत पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाएगा, भारत पाकिस्तान में जाकर मास्टर स्ट्रोक लगाएगा, एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम देगा, या तो कोई मिलिट्री स्ट्राइक होगी या कोई बड़ी एयर स्ट्राइक होगी। क्योंकि हम पिछले जमाने में देख चुके हैं उरी के टाइम पे और पुलवामा के टाइम पे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। और ऐसा सुनने में आया कि सुनने में क्या आया है, आपको साफ साफ ये पता होना चाहिए कि ये अमेरिका के क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे अपने देश में विदेश मंत्री होते हैं ना, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, वैसे अमेरिका के अंदर फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री नहीं बोलते, वो बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो आप इनको अमेरिका का विदेश मंत्री मान लो, फॉरेन मिनिस्टर मान लो, जिसको अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है। इनका नाम है मार्को रूबियो और मार्को रूबियो ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात की है और ये अर्ज किया है, ये अपील की है कि इस साउथ एशिया के रीजन में आपको पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। अमेरिका के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है क्योंकि उधर आपको पता है कि इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, इजराइल और हिजबुल्लाह का वॉर चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर चल रहा है, उधर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो अमेरिका ये कभी नहीं चाहता कि ट्रंप के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर एक और एस्केलेशन यहां देखने को मिले, साउथ एशिया के रीजन में भी 2 बड़े देश आपस में लड़ाई लड़ने लग जाए या बड़ी वॉर देखने को मिले, इसलिए अमेरिका इसको टलवाना चाहता है। यूएस ने कहा कि हम इंडिया के साथ स्ट्रांगली हैं, हम मजबूती से स्ट्रांगली इंडिया के साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान को अमेरिका ने यह भी कहा है कि तुम्हें भारत का साथ देना चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ग्रुप है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको खत्म करने में। और ये जो पहलगाम में घटना को अंजाम दिया गया है इसकी जांच भी पाकिस्तान को करनी चाहिए और भारत के साथ मिलकर इस जांच को अंजाम देना चाहिए कि ये जो पहलगाम में घटना हुई है ये पाकिस्तान ने करवाई है, नहीं करवाई है। ये व्यक्ति कौन है? ये है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अबे थोड़ी दिन पहले जब ये भारत में यात्रा करने के लिए आए थे 21 अप्रैल को, उसके दूसरे दिन ही 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम की घटना को अंजाम दे दिया था। तो अमेरिका ने कहा कि हम भारत के साथ पूरा सपोर्ट करते हैं, मोदी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करते हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, हम आपका हर क्षण साथ देंगे। और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, उन्होंने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान को
भारत के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ग्रुप है उनको खत्म करने के लिए। मैं कहता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यूएस अर्ज इंडिया एंड पाकिस्तान टू डिफ्यूज टेंशन आफ्टर कश्मीर किलिंग। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम सुपर पावर बनने की कगार पर है, हम आगे बढ़ने की कगार पर है, हमारी डिप्लोमेसी, हमारी कूटनीति स्ट्रांग है, हम दुनिया के बड़े देशों के साथ संबंध रखते हैं। अरे 2025 में हम कमजोर हो गए हैं क्या? 2016 में हमने उरी के बाद मिलिट्री स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस के मारा था। 2019 में हमने पुलवामा अटैक के बाद एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा था। शायद अब हम कमजोर हो गए हैं क्या? पहले ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, शायद पहले अमेरिका के दबाव में हम इतना नहीं आते थे। किस बात का दबाव? क्या दबाव? क्या इजरायल ने अपने नागरिकों का बदला नहीं लिया? क्या अमेरिका ने अपने नागरिकों का बदला नहीं लिया था? क्या पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो हम अपने नागरिकों का बदला क्यों लेंगे? सुरक्षा सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी है। हम एक बड़े देश है, कोई छोटे मोटे लल्लू पंगू टाइप के देश नहीं है, कोई चुटकुंजे देश नहीं है। वी आर सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दुनिया की सबसे पावरफुल है और हमारी धाक पूरी दुनिया मानती है। हम जो भी करना चाहे आराम से कर सकते हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि हम प्रेशर में आ गए, दबाव में आ गए। अमेरिका ने कहा कि तुम्हें लड़ाई लड़ देनी है तो नहीं लड़नी है। अमेरिका ने कहा कि तुम्हें पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, लेकिन आतंकवादी ग्रुप को भी ठिकाने लगाना है। अपने आसपास के जो दुश्मन है उनको भी इनकी औकात तो याद दिलानी है। तो इस बात को हमें भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमें स्ट्राइक तो करनी पड़ेगी। हम अमेरिका के दबाव में आ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम पूरी दुनिया में सुपर पावर होने का दावा करते हैं, या पूरी दुनिया के अंदर हम इस बात का दावा करते हैं कि भारत सुपर पावर है। मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग है, भारत जो भी करना चाहे कर सकता है, लेकिन कर तो नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका का दबाव मानते हैं। हमारे देश की सिक्योरिटी के साथ, हमारे देश की सुरक्षा के साथ, हमारे नागरिकों की मृत्यु के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के साथ हम कर क्या क्या सकते हैं? देखो, भारत को डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। भारत ने अब तक डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक नहीं किया। पहलगाम अटैक के बाद भारत को डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक करनी चाहिए। दूसरा क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान को इंटरनली अनस्टेबल करना पड़ेगा, पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा। हमें बलूचिस्तान को आजाद करवाना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान का प्रोविंस है बलूचिस्तान, इसको हमें अलग करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान को हमें इंटरनली डिसेबल करना पड़ेगा, अनस्टेबल करना पड़ेगा। बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करवाना पड़ेगा। हमें ईरान और अफगानिस्तान से हाथ मिलाना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान की मिलिट्री हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस रीजन को डिसेबल करती है, यहां पर असंतुलन फैलाती है, पीस को बरकरार रखने में यहां पर धज्जियां उड़ा देती है। हमें भी ऐसा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करना पड़ेगा। रीजनल टाई को अंजाम देना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का मतलब कि जितने भी संधि समझौते होते हैं उन सबको हमें तोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ जितने भी संधि समझौते हैं हमें सबको तोड़ना पड़ेगा। हमारे देश की सुरक्षा और हमारे नागरिकों की जान मायने रखती है। जितने भी समिट होती है, बैठक वगैरह होती है, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर भी हम और पाकिस्तान जाते हैं, उन सब जगह पाकिस्तान को अलग थलग करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर बनाना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रेशर का मतलब वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ वगैरह से जो लोन मांगता रहता है पाकिस्तान आए दिन कटोरा लेके, उसको हमें रोकना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रेशर डालना पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से। और पाकिस्तान के साथ हमें सिंपल भाषा में ट्रेड बंद करना पड़ेगा, व्यापार बंद करना पड़ेगा। वैसे मोदी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ ज्यादा ट्रेड करते नहीं है। हम मुश्किल से 3 से 4 अरब डॉलर का पाकिस्तान के साथ ट्रेड या व्यापार करते हैं साल में। तो इस व्यापार को नहीं करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना पड़ेगा। तो ट्रेड या व्यापार को हमें बंद करना पड़ेगा। तो हमें डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक करनी पड़ेगी। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो पाकिस्तान को इंटरनली अनस्टेबल करना पड़ेगा, बलूचिस्तान को आजादी दिलवानी पड़ेगी, पाकिस्तान के प्रांतों को तोड़ना पड़ेगा, ईरान और अफगानिस्तान के साथ संबंध बढ़ाकर पाकिस्तान को अनस्टेबल करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन करना पड़ेगा पाकिस्तान का, इकोनॉमिक प्रेशर बनाना पड़ेगा, या आईएमएफ वगैरह से जो लोन मिलता है उसको रोकना पड़ेगा और ट्रेड वगैरह बंद करना पड़ेगा। तभी पाकिस्तान को उसकी औकात याद आएगी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।